हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज तारीख है 21 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहला हमें लग रहा था कि रशिया कैन बी द फर्स्ट वन टू लैंड एट साउथ पोल ऑफ मून, बट उनका एयरक्राफ्ट हो गया है क्रैश। सो अगेन नाउ इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन टू बी द फर्स्ट वन टू लैंड एट साउथ पोल। ऑलराइट, ये जो इतनी कमेंट्री दी हुई है पेपर में, कैसे फेल हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानना जरूरी नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी कभी। यहाँ पर देखिए, ऑफिसर रेप्ड फ्रेंड्स टीन डॉटर, वाइफ गेव अबॉर्शन पिल। फर्स्ट थिंग इज कि जो हम कहते हैं कि पुलिस कैसे इंश्योर करे, अगर घर में इस तरह की चीजें हो रही तो कैसे एक एक को सेफ्टी प्रोवाइड करे। सिर्फ दो ही चीज हो सकती है। एक तो जरूरी है कि सोसाइटी में जो मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है उसको बेटर इम्प्रूव किया जाए, खासकर स्कूल और कॉलेज लेवल पर। एंड सेकंड थिंग इज लॉ का डर हो। ठीक है, कई बार होता है पावरफुल इंसान है, बच जाता है, बेल मिल जाती है, इस तरह की चीजें। देखिए यहाँ पर ये माइनर के साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉक्सो एक्ट तो लगेगा ही। बट दी वर्स्ट थिंग इज दैट ही वॉज a सीनियर ऑफिसर इन दिल्ली गवर्नमेंट women एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपका काम है women एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के काम करने का, एंड यू योर सेल्फ is accused of raping a teenage daughter of your friend. And worst thing is that his wife gave the pills to the girl for abortion. All right. So this act will fall under this offense will fall under POXO Act. All right. So just focus on two things. First is morals. Second is fear of law. Now ये सब आपको पता है, हम कर चुके हैं पहले डिस्कस। चाइना का चांग 4 एंड चांग 5, दे आर दी ओनली अदर स्पेसक्राफ्ट टू हैव लैंडेड ऑन मून। चांग 4 टच इन 2019 एंड चांग 5 सैंपल रिटर्न मिशन था। ओके, जापान का एक मिशन लॉन्च होगा इसी महीने जिसका नाम है स्लिम। यहाँ पे कुछ सेक्शन नंबर दिए हैं आईपीसी के, जो इस तरह के ऑफेंसेस से साथ डील करते हैं। फर्स्ट इज आईपीसी सेक्शन 376, बीइंग ए गार्जियन कमिट रेप ऑन वुमेन। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। 509 इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, एंड फाइनली पॉक्सो एक्ट। एक तो सेक्शन याद रखिए, कई बार इस तरह के अगर आप कोट करते हैं अपने आंसर में तो वो आपकी इन डेप्थ स्टडी दिखाता है ना। ये एक अच्छा स्टेप है जो लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग अपनी कार पे अपनी कास्ट, अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ लिखते हैं जो कि गलत है। ठीक है, यादव, गुर्जर, पंडित, त्यागी, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, हिंदू। 786 मुस्लिम कम्युनिटी में यूज होता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट पुलिस ने एक्ट करते हुए काफी चालान कट किए हैं। तो कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड स्टिकर्स आप अपनी गाड़ी पे ना लगाएं, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है कि फिर सोसाइटी में इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है ये सब, कि आप अपनी कास्ट को एम्फेसाइज कर रहे हो। इंडिया का ड्रीम है कास्टलेस सोसाइटी बनाना, ना कि उस चीज को और बढ़ाना। एनीवे, आपको पता होगा अगर आप दिल्ली से हैं तो कि यहाँ पर अशोका के दो पिलर्स लाए गए थे बाय फिरोजशाह तुगलक। ओके, ओरिजिनली तो दिल्ली में नहीं थे ये सब। एक लाया गया था टोपरा से, जो कि हरियाणा के पास है, और दूसरा लाया गया था मेरठ से। ओके, बाय फिरोजशाह तुगलक इन 14th सेंचुरी। दूसरा आपको याद रखना है नाम शम्स सिराज अफीफ, इन्होंने किताब लिखी थी तारीख फिरोजशाही। ऑलराइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा हुआ क्या था कि इन पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे तो उनको डेसिफर नहीं किया जा पा रहा था उस टाइम। तो इन्होंने एक ब्राह्मण स्कॉलर को बुलाया था कि ट्रांसलेट कीजिए ये सब क्या लिखा है इसमें। तो वो भी ट्रांसलेट तो कर नहीं पा रहा था, बट उसने फिरोजशाह तुगलक को मूर्ख बनाने के लिए कहा कि इस पे लिखा हुआ है दैट ए ग्रेट रूलर नेम्ड फिरोज वुड वन डे रूल ओवर इंडिया। ओके, जस्ट फ्लैटरी, क्योंकि पुराने जमाने में यही होता था, राजाओं की तारीफ करो एंड यू विल गेट रिवॉर्ड। एनीवे, इसके अलावा ये जो टोपरा का पिलर है इस पे हमें एक और इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन बाय चौहान किंग विग्रराज 4। इन्होंने बताया है अपने कॉन्क्वेस्ट ऑफ विंध्यास के बारे में, एंड दैट ही डिफीटेड द आउटसाइडर्स, दैट इज टर्किश इन्वेडर्स, एंड रिस्टोर्ड आर्यन डोमिनेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है आप इसको दोनों वे में ले सकते हो। जैसे यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया है, एक सर्कुलर इशू किया है स्कूल्स को, ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन ऑन थीम ऑफ पार्टीशन।
अब इसे आप दोनों वे में ले सकते हो। फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपनी न्यू जनरेशन को बताना चाहते हो कि पहले कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम टाइप की चीज बातें की, उस पर बेस्ड पॉलिटिक्स की, और उसका नतीजा हुआ हॉरिबल पार्टीशन प्लस दी राइट्स। ऑलराइट। एंड सेकंड थिंग है कि इसको आप दूसरे वे में कैसे देखोगे, कि इससे तो आप उस नफरत को जो दबा के रखनी चाहिए आपको, कि अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करना है कि कितने भयानक राइट्स हुए थे, उस चीज के अगेंस्ट, उस चीज में आप दोबारा एक्सपोज कर रहे हो बच्चों को। ऑलराइट, तो आप इसे दोनों वे में देख सकते हो, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव। पॉजिटिव की हम उससे सीखें कि जब भी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, जब एक दूसरे के रिलीजन पे अटैक किया जाएगा, तो इस तरह के राइट्स होंगे। ये पॉजिटिव साइड हो गया, दैट वी शुड लर्न। अपोजिट साइड इज कि आप उस उन जख्मों को फिर से हरा करने की कोशिश कर रहे हो, कि मुस्लिम्स किल्ड हिंदूज, ट्रेनें भर के आती थी पाकिस्तान से एंड सो ऑन। ओके, तो उसी पे शरद पवार ने कहा है कि ये गलत कर रहा है सीबीएसई। अब गवर्नमेंट को अगर डिफेंड करना है तो वो उसे पॉजिटिव वे में करेगी, अपोजिशन को करना है नेगेटिव वे में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से लेते हो। बट सेंटर इज प्रमोटिंग एक्टिविटीज थ्रू द स्कूल्स दैट विल नाउ स्ट्राइक द माइंड्स ऑफ यंगर जनरेशन। और ये पॉसिबल है स्कूल में, जब आपके क्लास में जैसे 40 बच्चे क्लास में 2 या 3 मुस्लिम बच्चे होते हैं, तो इस तरह की थीम से फिर आपके दिल में वो नफरत बढ़ेगी कि तुम लोगों ने पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को मार के भेजा था। तो शरद पवार यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं खैर। एनीवे, नेक्स्ट, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है ओनियन पर, क्योंकि इसके प्राइस धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि टोमेटो जैसी हालत ना हो इसकी, इसलिए हमने इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल करवा सकें। राइट। तो अभी अगेन एक रिग्रेसिव स्टेप आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब 3 फार्म लॉस लेकर आई थी, 3 फार्म लॉस, तो उसमें क्या था, हम लोग फ्री करना चाहते थे एग्री मार्केट को। राइट। लेकिन अब तो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो उन लॉस के ही अगेंस्ट जा रहा है, और ये मतलब एक तरीके से गलत स्टैंड ले रही है, प्रोटेक्शन स्टैंड ले रही है। सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट Centre's decision to impose 40% export duty on onions, traders and commission agents of Nasik, which has largest wholesale market in onion in Asia, have decided to boycott onion trade. भी देखिए, इनका क्या था, इनको लगता था कि हमारा जो ओनियन है ना, इसकी डिमांड बहुत है बांग्लादेश में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है, इवन अफ्रीका और गल्फ में भी। तो जब ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो एक प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है उनको, इवन फार्मर्स को भी प्रॉफिट होता है। बट जब आप इस तरीके से इसके एक्सपोर्ट पे रोक दोगे, तो उनको प्रॉफिट की आपने पॉसिबिलिटी तो कम कर ही दी है। साथ में आपने क्या किया, डोमेस्टिक में जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे वो प्राइस क्रैश हो सकते हैं। और लास्ट ईयर यही हुआ था, प्राइस इस हद तक क्रैश हो गए थे। और क्योंकि ये ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते आप, हमारे पास इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि हम इनको अच्छे से स्टोर कर सकें, तो ये खराब हो जाते हैं, इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उस चक्कर में किसान फिर जो भी थ्रो अवे प्राइसेस मिलते हैं वो उन पे दे देता है। ओके, तो ये किया गया है इन व्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्रॉप एंड क्वालिटी इशू। एक तो जो नया क्रॉप आ रहा है उसमें भी एक तो ये एलनीनो का इम्पैक्ट जो है, अगस्त मंथ ऑलमोस्ट ड्राई गया। ओके, सेम सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ भी ड्राई ही जाएगा। तो एक तो नई आने वाली क्रॉप कम होगी, और दूसरा क्वालिटी इशू, ये खराब होने लगता है बहुत जल्द। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल, एक बल्ब जो कि 1000 से 1100 क्विंटल था, वो क्रॉस करके हो गया 22 से 2300 क्विंटल मार्क। ओके, ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड क्वांटिटी इन स्टोरेज एंड अराइवल। Next is there is high demand for Indian onion, especially in Bangladesh, Middle East, and seen exporters reporting better returns from overseas market. राइट, तो इसके लिए एक्सपोर्ट लगाने की बजाय हमें लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क हो। राइट, ताकि इनको हम बेटर स्टोर कर सकें और इनकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर कर सकें। एक ये सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि हम लोग इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा करें। जैसे आप जानते हैं प्यूरी, ओके, आजकल पैकेट्स के फॉर्म में ही आ जाती है सीधे बनी हुई। राइट, इस टाइप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग करें, क्योंकि उसमें क्वालिटी ख़राब नहीं होती है फिर। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज एडिटोरियल्स में हमें काफ़ी कुछ काम की चीज़ें देखनी है। ठीक है, अच्छे एडिटोरियल्स आए आज।
सो ये ओनियन की बात है, इम्पोज्ड ए 40% ड्यूटी ऑन ओनियन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज aimed at ensuring sufficient supply of onion in the domestic market at a time when prices are inching upward। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि फ्री मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो उसी में सारे स्टेप हमने ओवर द मंथ न्यूज़पेपर में डिस्कस किए। बैंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, नॉन बासमती वाइट राइस, शुगर, इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन तुर उड़द एंड व्हीट। जी, अब ये सब हो क्यों रहा है, मतलब ये जो हमारा इन्फ्लेशन इस बार जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था हमारा सीपीआई, जिसको आरबीआई यूज करता है फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, तो वो इन्फ्लेशन 7 से ऊपर चला गया, जबकि आरबीआई का मैंडेट क्या है, आपको इसको 2 से 6 के बीच में रखना है, बट वो 7 पॉइंट समथिंग गया। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल था हायर वेजिटेबल प्राइसेस का। इसके अलावा सीरियल्स, पल्सेस प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एंड इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस का सबसे ज्यादा इंडेक्स था। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजिंग टू 15 मंथ हाई ऑफ 7.44%, जो कि आरबीआई के मैंडेट से बाहर जाता है। फिर जब ये इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वही सब सारी साइकिल शुरू हो जाती है। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में अपने रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, रेपो रेट बढ़ जाएगा तो नीचे मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा तो अल्टीमेटली लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो भी कम हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इंडस्ट्रीज भी अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी, और प्रोडक्शन कम करना है तो उन्हें एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होगी, तो वो अगेन लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। ठीक है, हालांकि ये सब माना जाता है कि ये जो वेजिटेबल प्राइसेस है टेम्पररी है नेचर में, 1 महीने 2 महीने तक ही रहता है ये सब। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने इस बार जो उसकी मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट बढ़ाया नहीं था, सिर्फ इंक्रीमेंटल बढ़ाया था, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था 2000 के नोट के बैंक के बाद। Alright, so rainfall has been low this month, increasing likelihood of El Nino strengthening in the coming months and could potentially impact the upcoming Rabi crop। यहाँ पर वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात है जो मैंने आपको बताई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है। दूसरा, कुछ सप्लाई साइड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन शॉक भी थे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ओके, नाउ एल नीनो। So our focus should be more on liberalizing import than imposing domestic trading or export control that have long term implication। Okay? अगर हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी चीज के, सपोज टोमेटो को बढ़ रहे हैं, तो हम नेपाल से इंपोर्ट कर लेंगे और ज्यादा टोमेटो, ताकि प्राइस मार्केट में कम हो जाए। ये तरीका नहीं लेना चाहिए हमें कि हम एक्सपोर्ट पे बैन लगा दें। अगर फार्मर्स ट्रेडर्स को उस चीज से प्रॉफिट हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में बेच के, तो उन्हें होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली हमें एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, राइट, यही गोल है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है पावर्टी की। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसने अपनी स्पीच में कहा कि हमने 2015 से लेकर 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला, एंड दिस इज बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ओके, नॉट इनकम इंडेक्स। मैंने जब एक लेक्चर लिया था पावर्टी का, तो मैंने सब बताया आपको, इनकम लेवल, मल्टी डायमेंशनल लेवल, ये सब बातें की हमने वहाँ। ठीक है, और ये इंडेक्स कौन लाता है, नीति आयोग। देन यूएनडीपी ने भी अपने एस्टिमेट में कहा है, वो भी अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की ही रिपोर्ट लाता है, उसी पर बेस हमने बनाई है नीति आयोग में। ठीक है, तो यूएनडीपी ने भी कहा कि इंडिया ने 41 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है फ्रॉम 2005 टू 2019-21। ओके, एंड दिस इज रियली ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। नाउ गवर्नमेंट का गोल किस पे था, रिड्यूस पॉवर्टी, हंगर, मेल न्यूट्रिशन। जब हम आज़ाद हुए थे तब 80% पीपल हमारे एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते थे, 80% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही थी। ऑलराइट, लेकिन आज हमने 15% लोगों को ले आए हैं, मतलब हमने बाकी को निकाल लिया, सिर्फ 15% लोग अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। और अगर हम इनकम क्राइटेरिया की बात करें, मल्टी डायमेंशनल हटा दें, सिर्फ इनकम देखें, तो इनकम के बेसिस पर सिर्फ 11% लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया मानता है हमारा जो वर्ल्ड बैंक है कि $2.15 ट्रिपल पी की टर्म में। अब ये सब कैसे हुआ मुमकिन, तो 1991 में हमने, इट वाज अ वाटरशेड मोमेंट, क्योंकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को हमने ओपन किया वर्ल्ड के लिए। ओके, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। ऑलराइट, तो वी मूव फ्रॉम स्टेट कंट्रोल टू ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इट स्टार्टेड पेइंग रिच डिविडेंड। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि हमारा जो भी क्राइसिस हुआ था 91 में, उसका सबसे बड़ा रोल था कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल नीचे जा चुके थे, हार्डली वन वीक का इंपोर्ट करने लायक बचे थे। ठीक है, तो आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व देखिए आप, $600 बिलियन से ऊपर चल रहे हैं, फ्रॉम ए मर्ज $1.4 बिलियन 91। आज श्रीलंका पाकिस्तान की जो हालत है वो क्यों है,
क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे हैं। ऑलराइट, तो दिस फॉरेक्स रिजर्व मेड आवर इकोनॉमी मोर रेजिलिएंट टू एनी एक्सटर्नल शॉक, अदरवाइज हमारी हालत पाकिस्तान श्रीलंका जैसी होती। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान भी अब वही कर रहा है, वो भी अपने यहाँ पे पूरा प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन कर रहा है, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर रहा है, ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर सके। ठीक है, नाउ वी आर ऑन ट्रैक टू एबॉलिश पॉवर्टी इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो, नॉट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। ओके, इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें की हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है उस टाइम हम लोग खाने का गेहूं तक इंपोर्ट करते थे यूएसए से। ठीक है, तो उसको कहते थे हम शिप टू माउथ। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्न इंडिया फ्रॉम शिप टू माउथ इकोनॉमी टू लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। आज हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के। और यही एक सिंगल लाइन क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम से पूछा गया था 2 मार्कर में। ओके, आपको मतलब 2 मार्कर देके जाते हैं, ऐसे ये लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड में लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इंडिया है। ओके, कई लोगों ने इसको नहीं पता होता तो वो चाइना टिक कर देते हैं ना। और इसके साथ साथ हम वर्ल्ड को तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ही, उसके अलावा हम खुद अपने लोगों में भी 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राइस और वीट दे रहे हैं। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वी आर नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, एंड नॉट जस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट गैप देखिए रैंक 1 और रैंक 2 में। हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 222 मिलियन टन, और यूएस सेकेंड नंबर पर है विद जस्ट 102। ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छा चेंज किया था 2002 में बाय इंट्रोड्यूसिंग बीटी कॉटन। उस वक्त हम लोग कॉटन में सिर्फ 13 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करते थे, आज हम 39 बेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड रिमेंबर दीज वर्ड्स व्हाट ही सेड, व्हाट आईटी इज फॉर इंडिया, बीटी इज फॉर भारत। ठीक है, तो कॉटन में हमारे यहाँ पर बीटी हमने अलाउ किया है कॉटन प्रोडक्शन में, लेकिन ये चीजें हमने कभी दूसरे क्रॉप्स में अलाउ नहीं की हैं ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, हेल्थ इश्यूज की वजह से। ओके, सिर्फ बीटी कॉटन हमारे यहाँ पर कमर्शियली अलाउड है ग्रो करना, और कोई सा नहीं, ना बीटी ब्रिंजल ना बीटी मस्टर्ड, कुछ भी नहीं। ठीक है, बात करें मेल न्यूट्रिशन की तो ये अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, 32% चिल्ड्रन आर अंडर वेट, 35% आर स्टंटेड। स्टंटेड मतलब होता है एज और हाइट का रेशियो। ठीक है, और 19% होता है वेस्टेड, दैट इज हाइट एंड वेट का रेशियो। ठीक है, इसमें एज नहीं आता है, हाइट एंड वेट। नाउ हमने कुछ इन्फेंट मोर्टेलिटी में भी प्रोग्रेस की है, 57% से 35% किया है इसको। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चैलेंजेस बने हुए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो या ड्रॉट्स हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है, ये चैलेंज बनते हैं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है, जैसे हीट वेव्स आई थी तो पंजाब में वीट का प्रोडक्शन कम हो गया था। राइट, अभी जैसे हरियाणा में काफ़ी सारी बाढ़ आई है, फ्लड आए, तो उस वजह से वहाँ के भी क्रॉप पे असर पड़ा। राइट, तो ये सिर्फ हमारे फूड सिक्योरिटी पे ही इम्पैक्ट नहीं करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पॉवर्टी एलिवेशन की जो प्रोग्रेस है उसको भी रिटार्ड करते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर लेड डेवलपमेंट की बात करें तो मोर विमेन पायलट्स देन एनी अदर कंट्री। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विमेन पायलट्स हैं, किसी भी कंट्री में नहीं है जितनी। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री ने अभी क्या गोल रखा है कि वो ट्रेनिंग देंगे वेमेन को, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, टू फ्लाई ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर यूज। आपको पता है ड्रोन्स का यूज हम एग्रीकल्चर में किस जगहों पर कर सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड छिड़कने में भी यूज करते हैं। तो ये ड्रोन्स को यूज कर पाए विमेन, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ऑलराइट, उसके बाद विमेन के पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर फोर्स की बात करें तो ये थोड़ा लो है, अराउंड 30% है सिर्फ। तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है, एक तो विमेन के लिटरेसी रेट पर, दूसरा क्वालिटी एजुकेशन पर, और तीसरा स्किल फॉर्मेशन। ठीक है, लिटरेसी, क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, इन तीन पे हमें फोकस करना होगा विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए, आप जब एक विमेन को एजुकेट कर देते हो ना, तो आप जो बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, वो अपने आप हो जाएगा अगर आप अपनी बच्चियों को एजुकेशन दे रहे हो अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक स्टडी बताती है कि विमेन एजुकेशन बियॉन्ड 12th ग्रेड इज ए की डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। फिर वो अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर अवेयर होगी, वो बच्चियों के सैनिटेशन को लेकर अवेयर होगी। ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को लेकर अवेयर होगी, और अल्टीमेटली आप बचपन में जो न्यूट्रिशन बच्चों को देते हो वही डिफाइन करता है कि आगे चल के आपका बच्चा कैसी प्रोग्रेस करेगा लाइफ में। ठीक है, तो जब रिजर्वेशन और इस तरह की बातें आती है तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है
कि हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जिन बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनकी फैमिली में उनकी मदर को पहले एजुकेशन मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले साल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एनीवे रैंक वन जो आई हैं, उनकी ग्रैंड मदर तक ग्रेजुएट रही हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको कॉम्पीट करो आज कि चलिए फाइनेंशियली तो आप दोनों इक्वल हो, बट एक फैमिली जहां पर मदर ग्रैंड मदर तक एजुकेटेड रही हो, दूसरी फैमिली जो इनकम लेवल में भले ही बराबर हो लेकिन उसकी मदर ग्रैंड मदर को एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं था, तो वो दोनों बच्चे इक्वल नहीं हो सकते। उनका लेवल ऑफ आईक्यू, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, उनकी कैचिंग पावर, वो सब अलग होगी। और सो मदर के एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से ही चीजें बदलती हैं। एनीवे, let's move on to next. Incentivize and improve access and quality of education for women by liberal scholarships. It will give you high return. It will limit the family size and it will contribute significantly to the nation's growth story. Next, focus on improving productivity in agriculture, making food more nutritious and food system more climate resilient. तो क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने के लिए अभी आगे एक और आर्टिकल आएगा, हम उसकी बात करेंगे मस्टर्ड को लेके। ठीक है, इससे पहले एक मस्टर्ड धरा भी बनाई गई थी, अगर आपने कभी न्यूज में पढ़ी हो तो। ठीक है, वो बात अभी हम आगे वाले आर्टिकल में करेंगे, क्योंकि अगर हमें अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना, तो अल्टीमेटली हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में नहीं होगी अब। नाउ इट विल रिक्वायर डबलिंग और इवन ट्रिपलिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी जो हम अगला आर्टिकल देखेंगे वो इसी का एग्जाम्पल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, in agriculture to make abundant food available and putting export control and stocking limit to push prices down is no solution. ठीक? ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कंट्रोल कर देंगे ताकि प्राइस ना बढ़े डोमेस्टिक मार्केट में, वो सही नहीं है। आप प्रोडक्शन बढ़ाइए और उसके लिए जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इंडिया के लेकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सऊदी ईरान रेप्रोचमेंट। हमने अभी 2-3 दिन पहले ही आर्टिकल में देखा था कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान एग्रीड टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज एंड दीज वर ब्रोकन बाय चाइना एंड इवन ओमान एंड इराक आल्सो हेल्ड द नेगोशिएशन। तो ये टाइज खराब कहाँ से हुए थे? ये खराब हुए थे 2016 के अराउंड। फिर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ईरान इज ए शिया कंट्री एंड सऊदी इज ए सुन्नी कंट्री। तो सऊदी ने क्या किया था, अपने यहाँ पर एक शिया क्लैरिक थे उनको फांसी दे दी थी। ठीक है, तो उसके रिएक्शन में ईरान में जो सऊदी की एम्बेसी थी, फॉरेन एम्बेसी, उस पर लोगों ने अटैक कर दिया और इस अटैक की वजह से इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर दिए थे। ठीक है, जो कि अब रिज्यूम हुए हैं। लेट्स सी नाउ, शिया लेड ईरान एंड सऊदी लेड सऊदी अरेबिया। पोस्ट ईरानियन रेवोल्यूशन 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, जब इन लोगों ने ये सब हटाकर, इनका जो भी रूल चल रहा था पहले उसको हटाकर इन लोगों ने काइंड ऑफ मतलब क्लैरिकल रूल स्टैब्लिश कर लिया अपने यहाँ पे। ठीक है, नाउ ईरान अक्यूज्ड सऊदी अरेबिया ऑफ सपोर्टिंग बगदाद इन ईरान इराक वॉर इन 1980 to 88। ठीक है, 79 में ईरान के यहाँ रेवोल्यूशन हुआ। ईरान का नेबर था इराक। इन दोनों के बीच वॉर होती है, 80 से लेके 88 तक चलती है, 8 साल। ठीक है, तो उसमें सऊदी ने इराक का साइड ले लिया था। तो एक तो इन्हें पुरानी ये दुश्मनी याद है। दूसरा, सऊदी वर अक्यूज ऑफ सपोर्टिंग रेबेल्स अगेंस्ट ईरान बैक्ड प्रेसिडेंट बशर अल असद इन सीरिया सिंस 2011। नाउ सी, जिस तरीके से ईरान शिया कंट्री है ना, उसी तरीके से सीरिया भी शिया कंट्री है। मतलब जो वहाँ के जो रूलर थे बशर अल असद, वो शिया थे। ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था ईरान। अब असद के अगेंस्ट एक सुन्नी काइंड का रिवोल्ट को एनकरेज किया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, तो सीरिया में 2011 से एक सिविल वॉर शुरू हो गई। गवर्नमेंट में बैठे हुए शिया लोग और जो रेबल्स थे सुन्नी लोग, तो अब उन रेबल्स सुन्नी को सपोर्ट कौन कर रहा था? सऊदी। और शिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान। तो यहाँ पर भी सऊदी और ईरान आमने सामने आ गए। उसके बाद फिर एक और इशू बना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि अगर पूरे वेस्ट एशिया में कोई एक न्यूक्लियर पावर बनेगा ईरान, तो ऑब्वियसली सऊदी जैसे हैवी वेट कंट्री को प्रॉब्लम होगी उससे। ठीक है, तब इनके रिश्ते और ज्यादा मतलब एक दूसरे पे शक गहरे हो गए। दूसरा, 2011 में सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटेड ए शिया क्लeric and after which Iranian protester attacked the Saudi embassy in Tehran leading to cutting off diplomatic ties, की मैंने आपको बता दिया 2016 में। ठीक है, नाउ यूएस एज ए पार्टनर इज क्वेश्चन।
देखिए सऊदी वैसे तो यूएस के साथ का ऑलमोस्ट एक अलाई मान लो आप, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस से अब धीरे धीरे दूर हट रहा है चीजों से। ग्लोबल पुलिसिंग का जो उसका रोल था उससे थोड़ा सा, मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं देता श्योर शॉट दैट वी विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ईरान इन केस अगर कुछ होता है तो, ठीक है। चाइना, जैसे जैसे यूएस अपना रोल कम कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, चाइना अपना रोल बढ़ा रहा है, राइट। तो उसी के चक्कर में इसने सऊदी ईरान को पहले तो रेप्रोचमेंट कराया कि रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर कीजिए, आप दोनों अपना झगड़ा खत्म कीजिए। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 लाख से ज्यादा इंडियंस यहाँ पर रहते हैं गल्फ रीजन और वेस्ट एशिया में। दूसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपना ऑलमोस्ट 70% क्रूड यहीं से इंपोर्ट करते हैं, ऑलराइट। बट सबका एक कॉमन गोल है, चाहे सऊदी, ईरान, चाइना, इंडिया, दैट एग्री ऑन द सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन द रीजन, ऑलराइट। सो ये कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे जिनकी हमने बात की आज। काफी कुछ है, थोड़ा लेक्चर लेंथी होगा। एनीवे, वी आर नॉट जस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट ऑल्सो वर्ल्ड्स मोस्ट हायरार्किकल सोसाइटी। ये लाइन याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स गिनाए हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे फॉर्मलाइजेशन, जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, डिमोनेटाइजेशन, डीबीटी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रोड, अप्रेंटिसशिप, डिक्रिमिनलाइजेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब पे आपको कुछ कुछ तो आई थिंक पता होगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर आप कह सकते हो ये आर्टिकल पूरा तारीफ में लिखा गया है गवर्नमेंट की। एनीवे, यहाँ पर मौलाना आजाद के एक वर्ड्स याद रखिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज चेंज द इंडियन मेंटालिटी एंड ब्रॉट द मैसेज ऑफ लिबर्टी टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आप ये कहें कि कांग्रेस का या गांधी जी का, कांग्रेस भी छोड़िए, गांधी जी का सबसे बड़ा कोई रोल है, तो उन्होंने कांग्रेस को एक क्लब से निकालकर एक मास मूवमेंट की तरफ पहुंचाया था, ठीक है। जब तक गांधी जी नहीं आए थे तब तक कांग्रेस सिर्फ आजादी की लड़ाई एक एलिट सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लड़ रहा था, लेकिन गांधी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, किसान है, मजदूर है, इन सबको फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ना होगा। इसलिए हम मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बाद जो थर्ड फेज है उसको गांधीयन फेज ही कहते हैं। गांधी जी का सबसे बड़ा रोल था मासेस को आगे करना, ओके, इसीलिए गांधी इज गांधी, नो वन एल्स कैन टेक हिज प्लेस। बाकी आप क्रिटिसाइज कितना भी करते रहो, वो तो हर देश में होता है। एनीवे, यहाँ पे मणिपुर से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं। इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि कैसे मणिपुर की सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, अगर ये केस आएगा तो आपको एथिक्स में एज अ केस स्टडी जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जितने पॉइंट्स दिए ना, ये सब आप अच्छे से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपने पास रखिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी वायलेंस को लेके किसी भी तरह की केस स्टडी आती है, तो दीज आर दी एक्सीलेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर एंड यूज। There is a complete collapse of law and order. An all women committee of 3 former judges will file a report on the atrocities against women and also oversee the efforts to compensate and rehabilitate them. ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, जो आप कहीं पे अगर जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है, यू शुड कोट दिस, कि जब एग्जीक्यूटिव अपना काम करने में फेल हो जाता है तो जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4,500 आर्म्स इंक्लूडिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ओके, जो कि सिर्फ पुलिस के पास हो सकती है, आम लोगों को तो अलाउ ही नहीं है रखना, ठीक है, वो स्टेट पुलिस आर्सेनल से अभी तक मिसिंग है। तो आप सोचिए कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, कि इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां आम लोगों के हाथों में, दे आर किलिंग अदर ईच अदर लाइक एनीथिंग। नाउ मणिपुर नीड ए डेस्परेट ब्रेक फ्रॉम द पॉलिटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकली लोग बहुत पोलराइज हो चुके हैं वहां पे। ना तो वो एक मिताई आदमी पर फोकस करेंगे एज अ पॉलिटिकल लीडर, ना वो लोग एक कुकी पे फोकस करेंगे, एग्री करेंगे एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो फिलहाल तो पॉलिटिक्स से 2 साल इन्हें दूर रखा जाए। नेक्स्ट इज रिमूव द चीफ मिनिस्टर हु हैज लॉस्ट हिज मॉरल मैंडेट अमंग द पीपल। देयर इज अ सीवियर ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द हिल ट्राइब्स। हिल ट्राइब्स यानी कुकीज। आपको पता है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, ही कम फ्रॉम मिताई, ओके, और उन पे ये चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने ही मिताइस को पुलिस के आर्सेनल लूट के इस तरह के हथियार मुहैया कराएं, ओके। ये मिताइस रहते हैं प्लेन रीजन में और हिल एरियाज में रहते हैं कुकीज, एंड दीज कुकीज आर मोस्टली क्रिश्चियंस, राइट, एंड मिताइस आर मोस्टली हिंदू, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिवाइड बना हुआ है। तो फिलहाल सबसे पहले तो यहाँ के सीएम को रिमूव करना जरूरी है। Next is promulgate president rule. Choosing a new governor from among the best retired cadre officer of the state.
वहां से जो ऑफिसर रिटायर हुए हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, उनमें से किसी को गवर्नर बनाया जाए वहां का, जो सिचुएशन को समझता हो और बेटर तरीके से हैंडल कर सके अंडर प्रेसिडेंट रूल। ऑलराइट, और उन्हें साथ में 3 एडवाइजर्स की एक टीम दी जाए, जिसमें एक आईएएस हो, एक आईपीएस हो और एक डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड आदमी हो। ठीक है, और साथ में एक इकोनॉमिक एडवाइजर दिया जाए, हु विल बी सिलेक्टेड टू रिवाइव द इंडस्ट्री, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड चार्ट द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, अगर वहां के लड़के बेरोजगार रहेंगे तो वो फिर यही काम करेंगे, दंगा फसाद उड़दंग। अगर आपको उस चीज को काम डाउन करना है तो आपको वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डोंट ब्रिंग इन द आर्मी विद अफवाह, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज देता है। अफवाह में क्या होता है, आपको खुले ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, आप बिना वारंट के सर्च कर सकते हो किसी का भी हाउस, इवन आप शूट भी कर सकते हो, आपको इम्यूनिटी होती है उसमें। तो ये मत लेके आइए, आसपास आने से तो वहां के जो लोग हैं उनमें डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट। नेक्स्ट इज a fresh start to ground policing. DMs and SPs can be brought from outside the state on deputation. ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एसआईटी टू बिगिन अरेस्ट ऑफ आर्म स्नैचर। ये जो लोग 4500 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेकर घूम रहे हैं, इनको अरेस्ट करने के लिए एक डायरेक्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की जरूरत है हमें। एंड इफेक्टिव पुलिस लीडर्स नीड टू बी अपॉइंटेड टू टास्क द लोकल पुलिस। ठीक है, क्योंकि लोकल पुलिस भी, इवन असम राइफल्स भी कई बार कुछ सिचुएशन में बायस देखी गई हैं। ठीक है, तो अगर हम बाहर स्टेट से काडर लेकर आए जो लोकल पुलिस को कंट्रोल करे, तो सिचुएशन शायद थोड़ी काबू में आ सकती है। अदरवाइज वहां पर तो पोलराइजेशन कुछ ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट इज टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट विमेन ग्रुप्स डिसरप्टिंग लॉफुल एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट मिलिटेंट्स विजिलेंट ग्रुप्स। अब होता है क्या कि कभी अगर पुलिस ऐसा रेड करने भी जाती है लोगों के गांव में जहां पर ये लोग हथियार लिए बैठे हैं, तो वहां पर ये लोग औरतों को आगे कर देते हैं, तो वो पुलिस के कॉन्वॉय उनकी गाड़ियों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उसको रोकती हैं। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट भी एक फर्म एक्शन लेने की जरूरत है। Set up special courts and prosecution team for proper speedy trial and conviction of the guilty. Clear the confusion regarding suspension of operation with 25 Kuki militant group. CAPF should approve the extortion नाका set up by Kuki and Mitai militants. वहां पर क्या है कि अब गवर्नमेंट तो रही नहीं थी, लोगों ने अपनी ही विंग्स बना रखे हैं जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, पैसे तो चाहिए ना अल्टीमेटली किसी भी तरह की चीज को कंटिन्यू करने के लिए। एंड सबसे जरूरी है कि यहाँ पर ओपियम का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्पेशली हिल एरियाज में। इसको, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसमें खुद पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक बहुत ब्रेव एसपी हुआ करती थी, ब्रेंडा। ठीक है, शी वॉज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस ड्रग माफियाज। तो अल्टीमेटली उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रस्ट्रेशन में कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वही सपोर्ट नहीं करती है उन्हें, क्योंकि वो ड्रग माफियाज खुद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डायरेक्ट कलेक्टर्स टू स्टार्ट वर्क ऑन गेटिंग द रेफ्यूजीज बैक टू देयर होम्स। जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसके बाद फिर ये सब हो जाए, उसके बाद आप सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। एक पीस काउंसिल बनाइए जिसमें न्यूट्रल एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रहें, एंड दे शुड हैव एन अनबायस्ड अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज लास्टली पब्लिकली ऑनर कीजिए उन मैन और वेमेन को जिन्होंने करेज दिखाया अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। जैसे जो कुकी डोमिनेटेड एरिया था, वहां पर कुछ लोगों ने, जो मिताई रह रहे थे, उनकी जान बचाई। उसी तरह जो प्लेन एरिया थे जहाँ पे मिताई डोमिनेटेड थे, वहां पर उन्होंने भी कुछ कुकीज की जान बचाई। तो ऐसे लोगों को ऑनर करना चाहिए ताकि एक अच्छी गुडविल बन सके। Meanwhile, an efficient administration under president rule will put the state back on right track. तो ये कम से कम आप 2 से 3 साल लगेंगे इस चीज को नॉर्मल करने में, अगर आप आज स्टेप लेना शुरू करते हैं तो। बट अभी तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं दिख रही इस पे। मणिपुर हैज लिव्ड अंडर शेडो ऑफ गन्स, ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन। इट्स टाइम टू गिव इट ए फेयर ट्रायल। ऑलराइट, तो ये एक अच्छा केस स्टडी बनता है आपके एथिक्स पेपर के लिए। नाउ अब हम आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है, global generative AI market is projected to experience explosive growth in coming year with 45% compound annual growth rate expected. Okay, 45% का CAGR बहुत ज्यादा होता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये इतना डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिजनेस मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू एंटरटेनमेंट विल चेंज ड्रास्टिकली। अगर एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं तो, जैसे मीडिया हाउसेस में जो न्यूज चैनल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, वहां पर आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके लिए लोग रखे जाते हैं।
बट ये जो चैट जीपीटी आया है ये खुद ही कर देता है ये काम। आप उसे बस बता दीजिए कि किस इशू पे ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, वो लिख देगा। ऑलराइट। तो ये काफी लोगों की नौकरियों को डिस्टर्ब करेगा। तो देखते हैं डिटेल में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे एलएलएम बोलेंगे एंड जनरेटिव एआई आर सेट टू ऑटोमेट वेरियस टास्क लाइक समरी प्रिपेयर करना किसी भी चीज की, ट्रांसलेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस, कोडिंग, ये सब ऑटोमेटेड कर देगा जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एग्जाम्पल क्या है इसके? गिटहब, फिर अमेजोन का है कोड विस्परर, चैट जीपीटी हम सबने सुना है। ये इसमें ना फर्क याद रखना, चैट जीपीटी 3 एंड चैट जीपीटी 4, ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टैब 9 rapidly gaining popularity. 92% of programmers based in US are now leveraging AI to supplement their coding abilities. See, इसका यूज कितना तेजी से बढ़ा है। 92% of programmers in US are now leveraging this AI. There is disruption of market, creation of inequalities, reduction of incentives for human creativity and innovation, and the displacement of workers. ये सब इसके इम्पैक्ट होंगे। नेक्स्ट इज टास्क लाइक जैसे रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी है आपको, डेटा एंट्री करनी है, फिलिंग करनी है फॉर्म्स की कस्टमर सर्विस सेंटर पे जैसे, ठीक है। इवन ब्लू कॉलर जॉब्स भी। एक लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, लीगल से लीगल सेगमेंट्स में उसको जो भी अपने काम करने होते हैं ये सब अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एआई वो भी कर देगा, एआई आपके लिए केस भी फाइट कर देगा कोर्ट में। अगर पार्शियल ऑटोमेशन भी करें ना, हम पूरा ना छोड़ के पार्शियल ऑटोमेशन, तो भी ये कम से कम 5 से 10% जॉब्स को खत्म कर देगा। ऑलराइट। अब जैसे तो हमेशा देखा गया, जब कंप्यूटर आया था लोगों ने कहा यार ये सारी जॉब्स खा जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे, खासकर इंडिया में जब राजीव गांधी ये लेकर आए थे। लेकिन हमने देखा कि कंप्यूटर से नई जॉब्स भी क्रिएट की। लेकिन इस एआई को लेकर ये अभी डाउटफुल है कि ये नई जॉब्स क्रिएट करेगा आपके लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छी चीज है कि ये सारे टास्क परफॉर्म कर देगा। तो एक तरफ से तो आप पॉजिटिव ये भी सोच सकते हो कि ये इंसान को फ्री भी तो कर देगा ना, कि आप कुछ नया इनोवेटिव सोच सकते हो। रूटीन टास्क जो है डेटा एंट्री इस टाइप की, ये सब कर देगा ये अपने आप, ठीक है। वो भी ठीक है, चलिए उन कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन या वर्कफोर्स कम है। इंडिया के केस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। नाउ दिस विल क्रिएट हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। Nations and societies that do not rapidly reskill their workforce will be disproportionately affected. The impact of LLM and generative AI will be felt across all industries, from customer service to blue-collar jobs to legal vocations. India has been a leader in IT services. हम IT सर्विस में बहुत अच्छा हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सस्ते इंजीनियर्स हैं। We have availability of cheap coders domestically, और साथ में advantage of English speaking population. But all this will wither away with advent of AI. वो सब कर देगा, वो ट्रांसलेशन भी कर सकता है, ओके, वो कोडिंग भी कर सकता है। तो फिर आपकी जो चीप लेबर फोर्स थी आईटी सेक्टर में, वो इससे बैडली इंपैक्ट होगी। तो अब जरूरत क्या है? फंडिंग एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ वर्कर्स, क्योंकि अब आपको नई स्किल सीखनी होंगी इसके साथ डील करने के लिए। तो उस ट्रांजिशन जो फेस होगा उसके लिए थोड़ा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। हेल्प देम गेन न्यू टेक्निकल स्किल्स शुड बी ए हाई प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट नाउ। एडवांस नोटिस ऑफ ऑटोमेशन, अगर आप कल को ऑटोमेशन की तरफ जा भी रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने वर्क फोर्स को एडवांस नोटिस दीजिए, ठीक है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्रिमिनेटरी एआई सिस्टम आर नेसेसरी। टैक्स ब्रेक दे सकते हैं आप बिजनेस हाउसेस को। एनहांसमेंट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स में रिक्वायर चेंजेस इन पेंशन, इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स। But India is not well prepared as China and US to face the onslaught of generative AI and related technologies. The country don't have any major investment in AI chips, hardware design. चिप्स की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमारे तो चिप्स भी नहीं बनती, तो फिर ये सब बनना तो दूर की बात है। Alright. Second is absence of audited data set for training and fine-tuning models. India also doesn't have its own foundational or generative model like GPT-3 or Wudao. India has significantly fewer experts with PhD in fields related to AI. देखिए ये पॉइंट्स आप अभी अभी सुन रहे हो तो आपको शायद थोड़े टफ लगेंगे, बट ये ओवर द टाइम आप थोड़ा आने दीजिए न्यूज़पेपर में बार बार, इससे थोड़ा फैमिलियर रहिए। फिर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा डिटेल में अपने मेंस लेक्चर में कवर करेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा ये सब। और फिर जब हम उनको अलग अलग सब हेडिंग्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, थिंग्स विल गेट इजी फॉर यू। बट अभी एटलीस्ट न्यूज़ में जो आ रहा है
Get familiar with this. Now, there are limitations in access to cloud computing in India. It is expensive, that's right, and large corporations that invest heavily in in-house AI research. तो ऐसे corporates हमारे यहाँ है नहीं. हमारे यहाँ कोई Amazon नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई Microsoft नहीं है जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हो. तो अब होगा क्या अल्टीमेटली कि हमारे यहाँ का जो क्वालिटी टैलेंट होगा आईआईटी से निकलने वाला, वो माइग्रेट कर जाएगा इन कंट्रीज में, क्योंकि हमारे यहाँ तो उस तरह के मॉडल्स ही नहीं है. ठीक है, उस तरह की हमारे पास कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं है जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है या जिनका नॉलेज है वो बाहर माइग्रेट कर जाएंगे. अल्टीमेटली आपका ब्रेन ड्रेन होगा. नाउ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री इन इंडिया. ऑलराइट. As a race for large language models heats up, data security and privacy concern in India will reduce our chances of getting valuable data. Now, अब ये कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए हमें. तो फर्स्ट थिंग इज डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एआई स्ट्रेटेजी. First, develop a comprehensive national artificial intelligence strategy that connects stakeholders to provide a roadmap for responsible AI deployment, increase funding for artificial intelligence research. This is first thing that we should do. Second is establish artificial intelligence policy think tank and research institutes to foster AI innovation and nurture talent. Incentivize business to invest in research and development and support workers training. Next is implement policies to protect workers from job displacement and enhance social security net. Collaboration with academia, industry internationally to develop responsible real life artificial intelligence application and stay updated on best practices. तो ये इन्होंने बहुत अच्छे 5 सजेशन दिए हैं जो आप अपने नोट्स में मेंशन करके रखें, क्योंकि यही आपको आंसर में लिखना होगा कि हम इसके साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं. तो ये 5 सजेशन इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं. राइट. नेक्स्ट, ये सब तो काम का नहीं है. आज ये आर्टिकल हमारे बहुत काम का है. जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्टर्ड. देखिए, पहले तो मुझे आपको फर्क बताना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड में फर्क क्या होता है. देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है हमने एक्सटर्नली बाहर से कोई जीन लेकर इंसर्ट किया है इसमें. ठीक है, मॉडिफाई किया है इसको. और यहाँ पे से जब जेनेटिकली इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमने सिर्फ ये जो इंटरनल उसमें जो जीन्स हैं सपोज टू सीड में, तो इनको इनमें कुछ चेंजेस किए हैं. ठीक है, लेकिन हमने बाहर से कुछ भी एक्सटर्नली इंसर्ट नहीं किया है. नो एक्सटर्नल जीन इज इंसर्टेड. तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड में फर्क समझिए. यहाँ पे हम एक्सटर्नली कुछ इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं. इसके लिए पहले हमारी जो जीएसी है वो परमिशन देगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास जाएगा और फिर वो परमिशन देगी कि इसके फील्ड ट्रायल हो सकते हैं या नहीं. और अगर फील्ड ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो फिर इसको कमर्शियली रिलीज किया जा सकता है या नहीं. ओके, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है. लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है. गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले ही ये एक्सक्लूड कर दिया है, इसको एग्जेम्पशन दे दिया है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अलग से जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो ये नेचुरल ही माना जाता है. और इसमें एग्जेम्पशन है कि आपको कोई परमिशन या इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं. बस लास्ट आर्टिकल है आज का. आई कैन अंडरस्टैंड लेक्चर लेंदी हो रहा है. ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स से क्या करते हो आप? अल्टीमेटली इससे ऑयल निकाला जाता है. ठीक है, लेकिन ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है ना, जो रेसिडुअल पार्ट उसका, रेसिडुअल केक, उसको हम कहते हैं मील. ठीक है, अगर आपने सीड्स में से जब ऑयल निकाल लिया तो जो लेफ्ट ओवर रेसिडुअल केक बच गया आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स, उसे कहते हैं मील. ये होता है प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट जो कि लाइव स्टॉक के लिए यूज किया जाता है, पोल्ट्री फार्म्स में यूज किया जाता है या एक्वा फीड में यूज किया जाता है. ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग क्या ग्रो करते हैं? रेप सीड मस्टर्ड. ऑलराइट, वेजिटेबल ऑयल में इसका शेयर है ऑलमोस्ट 42%. क्लियर? रेप सीड मस्टर्ड का हमारे टोटल वेजिटेबल ऑयल्स जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें इसका शेयर है 42.6%, मोर देन सोया ऑयल. सोयाबीन का ऑयल का शेयर है जस्ट 19.2%. ठीक है, एंड इन दैट ऑफ मील इज 30%. जब ये हमने 42% निकाल लिया, ठीक है, तो सभी ऑयल में से जब हम सभी सीड्स में जब हमने ऑयल निकाल लिया तो उसके बाद क्या बचेगा? मील. ठीक है, तो ऑयल में मस्टर्ड का शेयर है 42% और जो मील होता है उसमें शेयर है 30%. यहां तक बात क्लियर है? सोयाबीन का मील में
थोड़ा ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन 38%। ठीक है, इसे ये लाइव स्टॉक वगैरह में यूज किया जाता है एज अ फॉडर। नाउ इशू क्या है अब इसमें? तो देखिए जो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं ना, इनमें होता है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स। इस वर्ड को अच्छे अच्छे दिमाग में बिठा लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बारे में हमें इसी पे है ये पूरा आर्टिकल, ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक है, इसके सीड्स में काफी हाई मात्रा में ये होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कंट्रीब्यूटिंग टू पंजेंसी। जो पंजेंट स्मेल आती है ना, वो इसी की वजह से आती है, ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से। सो इसी वजह से इस ऑयल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है कंज्यूमर में। एंड दी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बन जाती है जब बात मील की जाती है। वही जो रेसिड्यू बच गया, ठीक है, मील में क्या होता है, ये रीपसीड मील जो होता है ये पिग्स और पोल्ट्री को देना तो बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा इसको पानी में मिक्स करना पड़ता है या फॉडर ग्रास के साथ कैटल और बफेलोस को देने के लिए भी। अब आपने कैटल और बफेलोस को ये मील खिला तो दिया, बट द प्रॉब्लम इज कि इससे एक तो इनका फीड का इंटेक कम हो जाएगा कि ये कम खाएंगी। दूसरा, इनका हाई हाई ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से इनको गॉइटर की प्रॉब्लम होती है, काऊ एंड बफेलोस में। ठीक है, और इनके इंटरनल ऑर्गन्स में भी एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है ये। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो हाई कंटेंट है ग्लूकोसिनोलेट्स का जो हाई कंटेंट है स्पेशली मील में। ठीक है, ऑयल में होता है उस वजह से तो कंज्यूमर कम पसंद कर रहा है, वो तो है ही, क्योंकि पंजेंसी बढ़ा देता है वो। मील में भी इसका कंसंट्रेशन जब हाई होता है ना, तो ये कॉज करता है गॉइटर इन काउज एंड बफेलोज और इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज। तो आपको ये समझ में आया कि इस ग्लूकोसिनोलेट्स को क्यों टैकल करना जरूरी है। तो इसी को टैकल करने के लिए ये रिसर्च की गई है। अब ध्यान से सुनिएगा। नो, ब्रीडिंग ऑफ रेप सीड मस्टर्ड लाइन ऑफ सो कॉल्ड कैनोला क्वालिटी। कैनोला क्वालिटी की जो सीड्स होते हैं ना, उनमें ये ग्लूकोसिनोलेट्स का कंटेंट बहुत कम होता है और हमें उसी लेवल पे लाना है इसको। तो इसके लिए हमें इसमें करने पड़ेंगे कुछ जेनेटिक चेंजेस। तो हमने क्या किया है कि जो ड्राई सीड्स होते थे ना, इनमें होता था 120 से 130 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स। इसे हमें कम करके लाना है सब 30 ppm लेवल पर, जो कि कैनोला सीड्स में होता है, ताकि ये जो गोइटर वाली प्रॉब्लम आ रही है एनिमल्स में, वो हटाई जा सके। ठीक है, तो हमें ग्लूकोसिनोलेट्स का कंटेंट कम करना है। इसी के लिए साइंटिस्ट ने इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। तो अब इन्होंने किया क्या एग्जैक्टली exactly? लेकिन देखिए अब होता क्या है कि अगर हम इसका लेवल कम कर दें ना किसी तरीके से ग्लूकोसिनोलेट्स का, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंट होती है डिजीज के अगेंस्ट, जैसे पेस्ट अटैक के अगेंस्ट, ठीक है, या किसी भी तरह की डिजीज के अगेंस्ट, इस प्लांट की ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कम हो जाएगी अगर हमने ग्लूकोसिनोलेट्स का कंटेंट पीपीएम कम कर दिया तो अब कैसे टैकल करेंगे इसे? हमें इसका लेवल कम भी करना है, लेकिन हमें प्लांट की जो डिजीज रेजिस्टेंट एबिलिटी है उसको रिड्यूस किए बिना, ठीक है, कि उसको डिजीज रेजिस्टेंट भी बनाए रखना है लेकिन इसका कंटेंट भी कम करना है हमें। While lowering the glucosinolate level in seed is desirable for oil and meal, a contaminant reduction in the whole plant will weaken its defense। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्विन प्रॉब्लम बन गई है। अगर हम इसका लेवल कम करने चाहते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंट है डिजीज के अगेंस्ट वो भी कम हो जाती है। राइट, ग्लूकोसिनोलेट सिंथेसाइज होता है लीव्स और पॉड वॉल्स में, फिर इसके बाद इसको ट्रांसलोकेट करता है सीड्स की तरफ। कौन करता है? ये करता है हमारा जीटीआर जीन। इसको याद रखिए, लीव में और पॉड वॉल्स में ग्लूकोसिनोलेट सिंथेसाइज हुआ, अब इसको ट्रांसलोकेट करना है सीड्स में और ये काम करता है जीटीआर जीन्स। ऐसे 12 जीन्स होते हैं जिनको दो डिस्टिंक्ट क्लास में बांटा जाता है, जीटीआर 1 और जीटीआर 2। तो हमने इन जीटीआर जीन्स में ही चेंजेस किए। ठीक है, इनमें हमें इस तरह के चेंजेस किए हैं कि ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है ये वहीं रह जाए लीव्स में, पॉड वॉल्स में, ये सीड्स में ज्यादा ना जाए। ऑलराइट, तो उसके लिए हमने जीटीआर जीन्स में चेंजेस किए। तो अब अगर आपको प्रीलिम्स में सीधे पूछा जाए जीटीआर 1 जीटीआर 2 क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये जीन्स होते हैं मस्टर्ड में जो ग्लूकोसिनोलेट्स को ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू सीड्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आया?
तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इन 12 जीन्स में से 10 को एडिट किया है। जो न्यू वैरायटी बनी है उसका नाम है वरुण। और एक बनी थी धरा नाम की, ठीक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, फर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। वरुण हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वैरायटी। इसमें हमने क्या किया कि ये जो 10 जीन है इसमें हमने CRISPR-9 टेक्नोलॉजी का यूज किया है, Cas9 का जीन एडिटिंग टूल। ये यूज करता है एक एंजाइम का। इट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर सीजर टू कट द डीएनए एट प्रिसाइज टारगेटेड लोकेशन ऑफ द जीन एंड देन लेटिंग द नेचुरल डीएनए रिपेयर प्रोसेस टेक ओवर। ठीक है, तो हमें Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज किया इन 12 में से 10 जीन्स को एडिट करने के लिए। जो हमें पर्टिकुलर जगह से कट करना था हमने उसको कट किया और बाकी फिर उसको छोड़ दिया ताकि वो अपना नेचुरल प्रोसेस टेक ओवर कर सके। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, ये म्यूटेशंस करेगा, चेंज करेगा न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोइड में। और न्यूक्लियोइड होते क्या है, दे आर एक्चुअली द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोइड अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए व्हाट आर न्यूक्लियोइड्स, तो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो इसमें हमने चेंज किए हैं। By doing this, their encoded proteins, which are responsible for transport of glucosinolates to the seeds, will render non-functional. अब ये जो लीव्स से ग्लूकोसिनोलेट्स ट्रांसफर होके जा रहा था सीड्स की तरफ से, ये वाले जीन्स हो गए नॉन फंक्शनल, तो अब वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ द सीड्स ऑफ रिजल्टेंट वरुण मस्टर्ड वैरायटी हैड ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट वेल बिलो 30 ppm इक्विवेलेंट टू कैनोला क्वालिटी थ्रेशोल्ड। तो जो हमें अचीव करना था हमने वो कर लिया, और जो लीव्स और वॉल्स पे असर होना था वो भी नहीं हुआ। वहां पर ग्लूकोसिनोलेट्स रहेगा जो डिजीज वगैरह पेस्ट से प्रोटेक्ट भी करेगा और नीचे सीड्स में जाएगा भी नहीं। ओके, एंड लीव्स एंड पॉड वॉल्स enclosing the seeds have significantly higher ग्लूकोसिनोलेट accumulation। ठीक है, लीव्स और पॉड वॉल्स में रहेगा लेकिन सीड्स में नहीं जाएगा, और यही हमें अचीव करना था। The GTR edited low seed high leaf glucosinolate जो अब बन के आया है were tested for resistance against the virulent fungal pathogen and the defense response was at par with or better than the wild type mustard। ओके, एंड ये प्रोजेक्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फंड किया था हमसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूरा अच्छे से, आई होप आया हो। जीएम वर्सेस जी ये मैं आपको बता चुका हूं, पर रीड कर देता हूं आपके लिए। न्यू जीटीआर जीन्स एडिटेड मस्टर्ड लाइन्स आर ट्रांस जीन फ्री और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, नो फॉरेन जीन्स आर यूज्ड हियर। ओके, ये प्रीलिम्स के लिए आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने बनाई है वरुण वैरायटी, इसमें हमने कोई भी ट्रांस जीन यूज नहीं किया है, मतलब बाहर से अलग से कोई सा जीन इसमें इंसर्ट नहीं किया है हमने। ठीक है, जैसे हमने बीटी कॉटन जब बनाया था तो उसमें हमने यूज किया था बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया इन कॉटन। ठीक है, या फिर बार्बरनेस बस्टर, ये हमने हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी जो बनाई धरा जीएम वैरायटी, उसमें भी यूज किया है। ठीक है, लेकिन हमने इस वाले में नहीं किया है। तो हमने हमारा जो फाइनली जो प्रोडक्ट निकल के आया है, इट हैज लो सीड हाई लीफ ग्लूकोसिनोलेट मस्टर्ड लाइन आर जीनोम एडिटेड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड एज अपोज टू जीएम। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है हमारा, ये जीनोम एडिटेड है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि ऊपर हमने Cas9 एंजाइम तो यूज किया था। हाँ, किया था। तो ये जो Cas9 एंजाइम हमने यूज किया था जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम योजेनिस बैक्टीरिया, इसको हमने यूज किया डीएनए को कट करने के लिए टारगेटेड जीन्स के। ठीक है, लेकिन ये हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया। दिस प्रोटीन इज सेग्रीगेटेड आउट इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन एंड द फाइनल जी लाइन कंटेन नो Cas9 प्रोटीन एंड आर ट्रांसजीन फ्री। क्लियर? क्योंकि जीएम क्रॉप को जाना होता है बहुत ही स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रिलीज के रेगुलेशन से, परमिशन लेनी पड़ती है जगह जगह से, क्लियरेंस फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस जीएससी ग्रीन सिग्नल इज इटसेल्फ नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंटर, जो फाइनल नोट देता है। ये सिर्फ रेकमेंड करता है कि रिलीज करना है कि नहीं करना है, बाकी फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देखेगी रिलीज करना है या नहीं, फाइनल नोट उन्हीं का होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्च 30, 22 में इन्होंने एग्जाम कर दिया ये वाले जो ये बनाया है ना इन लोगों ने अभी जीनोम एडिटेड वाला, इसको एग्जाम कर दिया है। इट इज फ्री ऑफ एक्सोजिनस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, द रिक्वायरमेंट ऑफ जीएससी अप्रूवल। ठीक है, फॉर फील्ड ट्रायल। तो जी वाला है अगर, तो उसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जीएम है तो परमिशन पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब क्योंकि इससे हमें फायदा क्या होगा कि देखिए हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स का, ऑलमोस्ट $20 बिलियन का एनुअल बिल है हमारा, 1,67,000 करोड़, बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट हम अपनी 60% जो कंजम्पशन है ऑयल की घरों में, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वी नीड टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड्स प्रोडक्शन थ्रू फोकस्ड ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। मस्टर्ड एंड सोयाबीन आर वाइडली कल्टीवेटेड ऑयल सीड क्रॉप्स, जो कि मस्टर्ड होता है 9 मिलियन हेक्टेयर पे, सोयाबीन उससे ज्यादा हेक्टेयर पे होता है, बट हायर एवरेज ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है मस्टर्ड का। ठीक है, तो इट इज बिगर ऑयल सीड। ये 38% ऑयल कंटेंट देता है आपको, जबकि सोयाबीन सिर्फ 18% देता है। इट इज a source of both fat for humans as well as protein for animals. GM hybrid mustard and the new G low seed high leaf glucosinolate lines are major plant breeding advancement. ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इतना बढ़िया काम किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ये बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग में आप इस आर्टिकल को रख सकते हो। ठीक है, वरुण वैरायटी, राइट। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ठीक है, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो धरा है। सो ये हो गया है। आज इसमें इकोनॉमी और इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, एंड अगर आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट एटलीस्ट आई नो कि आपको कितना यूजफुल लग रहा है और कितना नहीं। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, हैव ए ग्रेट डे।